बड़ी खबर इस वक्त पश्चिम बंगाल से आ रही है, जहां सिग्नेचर केस में सीआईडी ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। कोलकाता के हरीश मुखर्जी रोड पर अभिषेक बनर्जी के घर सीआईडी की टीम जांच के लिए पहुंची है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता के तौर पर शोभनदेव चैटर्जी को प्रपोज करने वाले डॉक्यूमेंट पर कई तृणमूल एमएलएस के जाली हस्ताक्षर के आरोपों को लेकर शुरू हुआ ये विवाद। विधानसभा की तरफ से पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई थी। सीआईडी अब सिग्नेचर वेरिफिकेशन के लिए उनसे पूछताछ शुरू करने के लिए पार्टी के बड़े नेता और विधायकों के घर जा रही है और इसी के तहत सीआईडी की टीम अभिषेक बनर्जी के घर भी पहुंची। तो अभिषेक बनर्जी तो वहां पर मौजूद नहीं थे, कुणाल घोष के घर पर अभिषेक बनर्जी की मौजूदगी थी। तो ये बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं और सवाल ये है कि क्या अभिषेक बनर्जी के लिए मुश्किलें खड़ी हो चुकी हैं? सरकार बदलने के साथ साथ अब उनके ऊपर अलग अलग मामलों में शिकंजा कसता दिखाई दे रहा है। हमारे सहयोगी ओंकार सरकार जुड़े हुए हैं। ओंकार, अभिषेक बनर्जी है कहां? सीआईडी किस पर्पस से गई थी और क्या गिरफ्तारी करने का इरादा है सीआईडी का? देखिए, अभिषेक बंदोपाध्याय के घर पर आज सीआईडी की टीम पहुंची। उस समय पहुंचा जब अभिषेक बंदोपाध्याय वो घर पर नहीं थे, वो कुणाल घोष के घर पे थे, क्योंकि वो अलग अलग जगह पर आज पहुंच रहे हैं। पार्टी के कार्यकर्ता जिन्हें मर्डर करने का आरोप बीजेपी के ऊपर उन्होंने लगाया था, वैसे ही एक पार्टी वर्कर के फैमिली के साथ मुलाकात करने आज कुणाल घोष के घर पर अभिषेक बंदोपाध्याय उस समय पहुंचा हुआ था और उस समय वो घर पर नहीं था। तो उसके बाद कुणाल घोष के घर से वो इस वक्त जो खबर मिल पा रहा है कि कालीघाट में दूसरा जो घर है अभिषेक बंदोपाध्याय का, उस जगह पर सीआईडी का टीम इस वक्त पहुंचा हुआ है और अभिषेक बंदोपाध्याय भी कुछ देर पहले घर पर वो वापस आए कुणाल घोष के घर से। तो इस वक्त अभिषेक बंदोपाध्याय को जो पूछताछ करना है सीआईडी के टीम के जरिए, वो पूछताछ और कुछ ही देर पे शुरू होगा, क्योंकि विपक्षी नेता के लिए जो लेटर इशू किया गया था उस लेटर पे कई सारे जो विधायक के सिग्नेचर है वो सिग्नेचर कहीं ना कहीं मेल नहीं खा रहा है। तो इस मेल ना खाने के वजह से ये जांच सीआईडी के ले लिया है और सीआईडी ये जांच कर रही है। अलग अलग समय पे सुदीप बंदोपाध्याय के पत्नी उनके घर पे, नयना बंदोपाध्याय के घर पे भी सीआईडी कुछ दिन पहले पहुंचा हुआ था इसी कांड को लेकर। अब अभिषेक बंदोपाध्याय जो कि जनरल सेक्रेटरी है तृणमूल कांग्रेस के, उनके घर पर सीआईडी की टीम पहुंची है और कुछ ही देर में ये अभिषेक बंदोपाध्याय से पूछताछ भी किया जाएगा, क्योंकि सीआईडी की टीम सबसे पहले तो शांति निकेतन के जो घर है उनका, यानी कि हरीश मुखर्जी रोड पर जो घर है उसी घर पे पहुंचा था। तब अभिषेक बंदोपाध्याय घर पर उपस्थित नहीं थे, वो कुणाल घोष के घर पे थे। उस वक्त वो विश्वजीत पट्टनायक जो कि 4 तारीख के जिनका मौत हो गया था और मौत होने के जिम्मेदार। ओंकार एक बात बताएं कि सीआईडी का अब नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या है, वो क्या करेगी? देखिए, सीआईडी की टीम से तरफ से ये जांच पड़ताल किया जा रहा है। जो लेटर इशू किया गया था उस लेटर में काफी सारे विधायकों का सिग्नेचर है, उस सिग्नेचर में काफी सारे विधायकों का सिग्नेचर मेल नहीं खा रहा है। तो इस मेल ना खाने के वजह से ही ये जांच पड़ताल किया जा रहा है। अलग अलग समय पे पूछताछ भी किया जा रहा है। तो जनरल सेक्रेटरी के तौर पे ये लिखा गया है चिट्ठी अभिषेक बंदोपाध्याय। ठीक, ओंकार आप बने रहे हमारे साथ। वहां पर इस वक्त मीडिया जो सीआईडी के अधिकारी से पूछ रही है, जरा सुन लेते हैं। अभिषेक बंदोपाध्याय संगे तारा सीआईडी टीम দেখা ऑफिस स्टाफ रिसीव करेगा तो नहीं चलेगा, उन लोग बोला। कौन बोला? हाँ, जो सीआईडी साहब आया था रिसीव देने के लिए, नोटिस देने के लिए, वो नहीं, ऑफिस स्टाफ नहीं चलेगा। साहब को चाहिए तो साहब बाद में आएगा, जरा तो इंतजार करना पड़ेगा, अपेक्षा करो। ओके, थैंक यू। ये जो व्यक्ति है जो अभी मीडिया को जवाब दे रहे थे, ये अभिषेक बनर्जी का स्टाफ है। सीआईडी की टीम जब यहाँ पर अभिषेक बनर्जी से पूछताछ के लिए पहुंची तो अभिषेक बनर्जी अपने घर पर नहीं थे, वो कुणाल घोष के घर पर थे। तो सीआईडी की तरफ से ये कहा गया कि केवल अभिषेक बनर्जी से ही बात करनी है और जो भी रिसीविंग है केवल उन्हीं को हो सकती है, उनके स्टाफ को नहीं हो सकती। तो इसलिए सीआईडी की टीम फिर यहां से चली गई। अब आप देखें, ये वो घर है, ये अभिषेक बनर्जी का वो किला है जो सबसे मजबूत किला था। आज से 4 महीने पहले अगर आप ये कहते हैं कि क्या यहां पर सीआईडी की टीम आ सकती थी, क्या अभिषेक बनर्जी के ऊपर कानूनी शिकंजा कसा जा सकता था, क्या ममता राज में ये पॉसिबल था? तो ये नहीं था।
लेकिन अब ये कानूनी कार्रवाई है जो हो रही है और इसकी तस्वीर आपके सामने है। रागी जी, देखिए, निज़ाम बदला है और इसमें तो कोई दो नहीं है कि निज़ाम बदला है तो तस्वीरें भी बदलेंगी। और ये सभी लोग कहते थे कि पश्चिम बंगाल के अंदर यदि सही कोई गुंडा है या मठाधीश, उसका हम कह सकते हैं गुंडों का मठाधीश, या तो वो अभिषेक बनर्जी के लिए कहा जाता था। चाहे वो जहांगीर शेख हो, चाहे वो जितने भी वहाँ उत्पात मचे हैं वो सब उनका डायमंड हार्बर मॉडल का जो करता धरता अभिषेक बनर्जी है। जब आप गिरोह के सरदार पर हाथ रख देते हैं तो आधा काम वहीं से निपट जाता है। आप किनारे को मैं पहले पकड़ लूं। आपने कहा जब गिरोह के सरदार पर आप हाथ रख लेते हो तो फिर पूरा गिरोह जो है वो तितर बितर होने लगता है। वो तितर बितर होता हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि ये जो सीआईडी यहाँ पर पहुंची है इसके पीछे की कहानी भी ये है कि जब ये बात सामने आई कि भाई क्या टीएमसी इंटैक्ट है, उनके सभी विधायक उनके साथ जुड़े हुए हैं, तो बकायदा हस्ताक्षर एमएलएस का वो रखा गया। और जब उसकी जांच हुई तब ये पता चला कि भाई कई सारे हस्ताक्षर तो इसमें फेक हैं। तो कहानी वहां से शुरू हुई, तो तितर बितर तो होना शुरू हो गई। मामला ये था कि 19 मई को इनकी बैठक हुई थी शोभनदेव भट्टाचार्य को चट्टोपाध्याय को लेकर एलओपी बनाने के लिए। ममता बनर्जी ने उनका नाम प्रस्तावित किया और उसमें बैठक में कई विधायक नहीं आए थे जो पार्टी से नाराज थे। तो कई अभिषेक बनर्जी ने उन विधायकों के सिग्नेचर्स फर्जी करवा दिए कि बाहर ये मैसेज न जाए, सबको ये लगे कि पूरी पार्टी एकजुट है, और 80 एमएलए के उसके अंदर साइन करवा दिए गए, जबकि 25 एमएलए उस दिन अनुपस्थित थे। तो वो झूठे साइन होगा, उन्होंने शिकायत दर्ज की कि हम तो थे नहीं, हमारी साइन किसने वहां पर करा। तो ये उसकी जांच सीआईडी कर रही है। मतलब कितना बड़ा फर्जीवाड़ा है कि आप विपक्ष के नेता के लिए जिसकी नियुक्ति कर रहे हो उसके नाम पर फर्जीवाड़ा साइन कर आप दे रहे हो। ये बताता है कि इस पार्टी के अंदर कितना बड़ा फर्जीवाड़ा चलता रहा है। और मुझे तो ये भी खबर मतलब आ रही है बंगाल से कि चुनाव आयोग में जो डॉक्यूमेंट सबमिट होते हैं, पार्टी की बैठकों के, विधायक दल की बैठक हुई, पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ, वो सारे डॉक्यूमेंट भी फर्जी साइन करके उन्होंने चुनाव आयोग के अंदर सबमिट करे टीएमसी ने। अगर चुनाव आयोग उसकी जांच करता है तो मुझे लग रहा है इस पार्टी का जो लाइसेंस है वो भी, पंजीकरण भी सस्पेंड हो सकता है। इतनी फर्जीवाड़ी करना मतलब पूरे पार्टी फर्जी की पार्टी है ये। देखिए, उसमें फ़ायदा बहुत अच्छा है क्योंकि शुभेंदु अधिकारी जो हैं वो मुख्यमंत्री हैं और शुभेंदु अधिकारी ममता जी के बहुत करीबी रह चुके हैं। एक ढंग से कहिए तो पार्टी के अंदर नंबर 2 जो पोजीशन था अभिषेक बनर्जी के आने से पहले उन्हीं का था, वो उन्हीं का था। और वहाँ से जब वो छिटक करके भारतीय जनता पार्टी में आए तो हेमंत बिस्व शर्मा को जैसे बहुत संबंध है कांग्रेस पार्टी के अंदर। और आपने देखा होगा कि चुनाव के अंतिम दिनों पर बहुत सारे कांग्रेस के लोग जो है वो अपनी पार्टी छोड़ करके राज्यसभा और छोड़ करके भी आकर भारतीय जनता पार्टी जोड़। वैसे ही यहाँ पर जो है जितने भी इनपुट मिल रहे हैं वो सारे के सारे टीएमसी से शुभेंदु अधिकारी को इनपुट मिल रहे हैं। और ये यदि अंदर की बात खबर तक रह जाती जी तो फिर सीआईडी जाने का कोई मतलब ही नहीं बनता था। लेकिन अंदर से ही ये खबर निकल कर जा रही है कि फेक सिग्नेचर हुए हैं, इतने लोग नहीं हैं, क्योंकि जो लोग बैठक कर रहे हैं उनमें भी शुभेंदु के लोग हैं और वो लोग सत्ता का वो लाशा था जिसके कारण वो टीएमसी चिपक करके खड़ी थी। अब वो सत्ता का लाशा हट गया है और जिस प्रकार का मैंडेट भारतीय जनता पार्टी को मिला है जिसमें दूर दूर तक संभावनाएं नहीं दिख रही हैं, वैसी स्थिति में टीएमसी का बिखरना मुझे लगता है कि एक आवश्यक सा दिख रहा है। लग रहा है कि ये तो होना ही है, अवश्यम भावी सा दिख रहा है। दूसरी बात, जो लोकसभा के सदस्य हैं और राज्यसभा के सदस्य, पार्लियामेंट्री बोर्ड में डिफेक्शन न हो या स्प्लिट न हो, मुझे इसकी पूरी संभावनाएं दिख रही है कि ये होने वाला है। मैं तो केवल अभिषेक बनर्जी पर कितने केसेस और कितने मामले चल रहे हैं मैं उसकी लिस्ट देख रही थी। तो ममता बनर्जी के भतीजे के ऊपर ये सिग्नेचर केस वाला तो मामला है ही, कोयला नौकरी घोटाला ईडी का मामला भी है, पहले से चल रहा है। हाँ, ये पहले से चल रहा है। फर्जी डिग्री का केस चल रहा है। इतना ही नहीं, मानहानि का केस हाई कोर्ट में अलग से चल रहा है। तो अब आप ये देखिए, धमकी देने वाला केस भी चल रहा है। जो सरदार होता है तो उस पर तो ये सब बहुत छोटे हैं, उसको तो ये श्रृंगार है। इतने केस सरदार लेकिन सरदार है कहाँ? और सरदार को अभी तक जिनका आशीर्वाद प्राप्त था वो कहाँ है? ममता बनर्जी। ममता बनर्जी अलग तरीके से कर रही है। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग खबर आज मुझे मिली। पुलिस में एक कहावत है, मतलब ह्यूमिलिएशन के लिए कहते हैं कि बेल्ट उतार दो इसकी,
ये ह्यूमिलेशन के लिए होता है। जैसे हम लोग जनरली कहते हैं वर्दी उतारना, ये वर्दी उतार दूंगा मैं तुम्हारी, ये धमकियाँ देते हैं ना। जैसे पुलिस की ह्यूमिलेशन की एक लैंग्वेज है जिसमें कहा जाता है बेल्ट उतार दो। तो अभिषेक बनर्जी साहब के घर पर जो ऑफिसर्स, पुलिस ऑफिसर जाते थे, मतलब यदि उसको एग्जैजरेशन में मानो, उन्होंने तो कहा कि डीजी लेवल तक का भी ऑफिसर, उसको घर में घुसने के लिए पहले बेल्ट की उतार के वो चेक करके, सिक्योरिटी चेक करके फिर जाना पड़ा। लाइव तस्वीर आ गई, अभिषेक बनर्जी दिखाई दे रहे हैं। অভিষেক আপনার বাড়িতে সিআইডি বিধানসভায় শহীদের সংক্রান্ত কেসে অভিষেক পুরসভা নোটিশ বর্তমানে কথা বলছে पश्चिम बंगाल में ये तस्वीर, जी जी, पश्चिम बंगाल में ये तस्वीर कभी कोई सोच नहीं सकता था। वो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये अभिषेक बनर्जी है, ये ममता बनर्जी के भतीजे हैं, ये तृणमूल कांग्रेस में नंबर 2 की पोजीशन पर है। ओल्ड वर्सेस न्यू गार्ड की जब बात हुई तो सबसे ज्यादा ताकत किसके हाथ में थी? वो अभिषेक बनर्जी के हाथ में रही। किसको लड़ना है, किसको चुनना है, किसको ताकत देनी है, शुभेंदु अधिकारी को अगर टीएमसी से बाहर होना पड़ा तो कारण कौन था? वो अभिषेक बनर्जी थे। और अभिषेक बनर्जी इस वक्त रिसीविंग ले रहे हैं सीआईडी से। अब आप अपनी बात कहें, रिसीविंग ले रहे हैं ये। इनके मारे का दर्द यदि सुनना हो तो सौगत राय के पास 10 मिनट बैठ के आइए, फिर वो बताएंगे कि इनकी भाषा कैसी होती थी। मेरा मेरा प्लीज अरे आराम से कौन ना, अरे आराम से भाई करो ना আপনারা এক সেকেন্ড ধাক্কাধাক্কি বন্ধ বলুন, আপনাদের কি প্রশ্ন আছে? না, ওরা একটা নোটিশ দিতে এসছে, নোটিশ দিয়েছে, সেটা হ্যান্ড ডেলিভার্ড করতে হতো বলে ওরা অন্য কারোর কাছে দেয়নি। এখন প্রথমত ওদের কাছে বোধহয় ভুল তথ্য ছিল, ওরা জানেন আমি কোথায় থাকি। তদন্তকারী সংস্থা একটা কেসে তদন্ত করছে, সেখানে আমি 7 বছর ধরে কোথায় থাকি সেই তথ্য তাদের কাছে নেই। তো যাই হোক, তাদেরও চাকরি করতে হয়, আমি কাউকে দোষ দেবো না। তারা একটা নোটিশ নিয়ে এসছে, আমি নোটিশটা রিসিভ করেছি এবং পরবর্তীকালে আমি নোটিশ পড়িনি এখনো, যেহেতু ওরা অনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষা করছে, আমি রিসিভ করে ছেড়ে দিয়েছি এবং তার যা উপযুক্ত ব্যবস্থা আমি আমার আইনজীবীর সাথে কথা বলবো এবং আমাকে যদি কোথাও কোনো সহযোগিতায় দরকার পড়ে, যদি ডাকে আমি যাব। আপনাদের কোনো প্রশ্ন আছে? হাইকোর্টে তো আপনি আগে রক্ষা কবচ নিয়েছেন, এটার জন্য কি আপনি আবার হাইকোর্টে মুভ করবেন যদি দরকার হয়? আমি নোটিশটা পড়িনি এখন, আমি পড়ি, আমি খালি রিসিভ, আপনারা দেখলেন আমি রিসিভ করে আপনাদের সাথে কথা বলতে এসেছি। আইনি সহায়তা নেবেন? নিশ্চিতভাবে আমার আইনি সহায়তা নেওয়ার অধিকার আছে এবং আমি আমার আইনজীবীর সাথে কথা বলবো, তারা যে পরামর্শ দেবে। এবং আমার তো লোকানোর কিছু নেই। আমি বিগত দিনেও যখন আমাকে ইডি, সিবিআই, এমনকি দিল্লিতেও ডেকেছে, আমি সবসময় তদন্তে সহযোগিতা করেছি, কোঅপারেট করেছি। এখানেও আমাকে যখন ডেকেছে নবজোয়ারের সময়, আমার পদযাত্রা আটকে, কর্মসূচি আটকে, একবার সিবিআই ডেকে পাঠিয়েছে, একবার ইডি ডেকে পাঠিয়েছে, আমি গেছি। আমি সব মিলিয়ে কিছু না হলেও প্রায় 10 থেকে 12 বার দিল্লি, কলকাতা মিলিয়ে এদের কাছে অ্যাপিয়ার করেছি। আমি তো কোথাও পালিয়ে যাইনি। আজকেই আপনার ঘোষণা বিভিন্ন জায়গায় আপনি যাওয়ার কথা, সেখানে আজকেই এই সিআইডি কি বলবেন? না, সে তো রাজনৈতিক, এগুলো নিজেদের স্বার্থ রয়েছে, সে কারণে অপব্যবহার, ক্ষমতার অপব্যবহার যদি কেউ করে, ক্ষমতায় বেশি দিন তারা টেকে না। আপনি কি কর্মসূচিতে যাবেন? আমি নিশ্চিতভাবে যাব, আমার পূর্ব ঘোষিত কর্মসূচি রয়েছে। আমি বেলেঘাটাতেও গেছিলাম সকালে এবং আমার বিকেলে সোনারপুরে যাওয়ার কথা রয়েছে। যদিও ওখানে ওরা একটা অশান্তি তৈরি করার চেষ্টা করছে এবং যারা এলাকায় যারা ভিকটিম ফ্যামিলি, তাদেরকেও বিভিন্নভাবে শাসানো হয়েছে। আমি বেলেঘাটাও বিশ্বজিৎ পটনায়কের পরিবারের সাথে দেখা করলাম, ওদেরকেও যেভাবে ভয় দেখানো হচ্ছে ওদের বাড়িতে গিয়ে। আমি যখন বেলেঘাটার পার্টি অফিসে ওদের সাথে মিট করি, ওই সময়টাতেও ওদের বাড়িতে গিয়ে বিজেপির কিছু লোকেরা ধমকাচ্ছে, চমকাচ্ছে এবং পুলিশ নীরব দর্শক, তাদেরও চাকরি বাঁচাতে হবে, সুতরাং কিছু করার নেই।
কিন্তু আমরা এই লড়াইয়ের ময়দান থেকে সরবো না। এসব করে আমাকে আগেও দমাতে পারেনি, আমি আগামী দিনেও মাথা নত করার ছেলে নয়। আপনারা কেএমসি নিয়ে আমাকে প্রশ্ন করেছেন যে কেএমসি আমাকে নোটিশ দিয়েছে। কেএমসি যে নোটিশ দিয়েছে তার রিপ্লাই আমি ইতিমধ্যেই দিয়েছি, এবং গতকাল আমরা হাইকোর্টেও মুভ করেছি, কোর্টে কেসও ফাইল করা হয়েছে। যদি কেউ ভাবে যে ডেকে ভয় দেখিয়ে চমকে জোর জবরদস্তি ফেক কেসে ইমপ্লিকেট করে জেলে ঢুকিয়ে আমাদের মাথা নত করবে, আমরা ওই ধাতুতে তৈরি নই। সবাই 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 অমিত শাহর পদলেহন করে বিজেপিতে যোগদান করে নিজেদের রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ করতে বিজেপিতে যায় না। যাদের মাথার উপর 2, 3, 4 করে সিবিআই ইডি কেস ঝুলছে, যাদের মাথায় 2, 3, 4 করে ইডি সিবিআই কেস ঝুলছে, তারা আজকে দুর্নীতি নিয়ে, দুর্নীতি রোধ করা নিয়ে বড় বড় ভাষণ দিচ্ছে। যারা তৃণমূলকে চোর বলে, বাংলায় স্বাধীনতার পর প্রফুল্ল সেন, প্রফুল্ল ঘোষ, অজয় মুখোপাধ্যায়, সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায়, পরবর্তীকালে সিপিএম জমানায় জ্যোতি বসু, বুদ্ধ ভট্টাচার্য, পরিবর্তনের পালাবদলের পর মমতা ব্যানার্জি সহ কোনো মুখ্যমন্ত্রীকে দোকান কাটার মতো টিভির ক্যামেরার সামনে হাত বার করে টাকা নিতে দেখা যায়নি। এখন বাংলার যিনি মুখ্যমন্ত্রী, তাকে টিভির পর্দায় নির্লজ্জের মতো দোকান কাটার মতো হাত বাড়িয়ে টাকা নিতে, ঘুষ নিতে দেখা গেছে। এটা আমাদের চোর বলে? মানুষ বোকা নয়। যারা লুটপাট করে ক্ষমতায় এসছে, যেভাবে রাষ্ট্রশক্তিকে ব্যবহার করে অনৈতিকভাবে ক্ষমতায় এসছে, এর বিচার মানুষ আগামী দিন করবে, এই বিশ্বাস আমার জনগণের উপর এবং গণতন্ত্রের উপর আছে। তখন তো উনি তৃণমূলে ছিলেন, এটা উনি দাবি করেন যে তখন উনি তৃণমূলে ছিলেন যখন এই টাকা নিতে দেখা গিয়েছে। হ্যাঁ, তো ছিলেন, কিন্তু তৃণমূল কি নিতে বলেছে? তাহলে যখন তৃণমূলে ছিলেন তখন এই কথাটা বললেন না কেন? তৃণমূল কি তাকে টাকা নিতে বলেছে? তাহলে তিনি পার্টি অফিসে বসে নিতেন, তা তো নেননি। যখন তাকে ইডি সিবিআই ডেকেছিল 2018-19 যখন নারদ কাণ্ডের তদন্ত চলছিল, তখন তো তিনি বলেননি। আজকে বিজেপিতে গিয়ে বলছেন কেন? तो अभिषेक बनर्जी को आप सुन रहे हैं मीडिया के सवालों का सामना करते हुए, और ये झटका तो उन्हें लगा है। अब भले ही वो कहते रहे या ना रहे, लेकिन झटका तो उन्हें लगा है। पश्चिम बंगाल में सरकार क्या बदली, हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आ रही है। अब आप देखिए, अभिषेक बनर्जी ने जो बात कही, उन्होंने कहा कि चाहे ईडी ने बुलाया, चाहे सीबीआई ने बुलाया, चाहे सीआईडी बुलाएगी, मैंने केवल नोटिस रिसीव करने का काम किया है और मैं सहयोग करूंगा, और सहयोग करने के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं है। अब मैं जिस तस्वीर की बात कह रही हूं, कुछ बिहार के घुघुबाड़ी ग्राम पंचायत के 173 नंबर बूथ में बकायदा लोगों के बीच कट मनी वापस ले जाने के लिए अनाउंसमेंट किए जा रहे हैं। हैरान कर देने वाली ये तस्वीर है। ये खबर वाकई बहुत इंटरेस्टिंग है। टीएमसी नेता ने बकायदा इसके लिए एक ई रिक्शा और लाउड स्पीकर किराए पर लिया है और लोगों से कट मनी वापस ले जाने के लिए कहा है। आइए कि हमने आपसे जितना लूटा, अब वो वापस हमसे लेकर जाइए। नहीं, चुनाव से पहले सुनाओ क्या सर? एक बार ये आवाज सुनाती हूँ ना। पंचायतेर बाड़ी থেকে সকলেই নিজ নিজ দায়িত্বে টাকা ফেরত নিয়ে যাবেন। তোমারই গ্রাম পঞ্চায়েতের 173 নম্বর বুথের যে সমস্ত কাটমানির টাকা, আবাস যোজনার কাটমানির টাকা নিয়েছিল, সেই সমস্ত কাটমানির টাকা আগামী 4 তারিখ পঞ্চায়েতের বাড়ি থেকে সকলকে নিয়ে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করা। आप सुने बहुत ध्यान से क्या कह रहे हैं कि जिन जिन से हमने कट मनी लिया, वो आकर हमसे ये कट मनी लेकर चले जाएं। अब रागी जी अपनी बात बोले। अब ये अनाउंसमेंट सुन लिया, एकदम व्यवस्था, ईमानदार व्यवस्था। देखिए, वो रिपोर्ट आई थी, कल ही वो रिपोर्ट आई थी, अखबारों में आया था कि चुनाव के बाद बहुत सारे वादे किए गए थे गांवों के अंदर जाके। मैं उन वादों की बात नहीं कर रहा हूं जो मैनिफेस्टो के अंदर है, जो उनके दलाल टीएमसी के जो पावर ब्रोकर थे, उन लोगों ने कई चीजें लोगों को कह रखा था, आप इतना पैसा देंगे, चुनाव के अंदर इतना पैसा देंगे, टीएमसी के अंदर इतना, हम आपको ये जमीन का कब्जा है, ये आपको जमीन का कब्जा दिलवा देंगे, ये नौकरी है, हम यहाँ पर ये नौकरी की व्यवस्था करा देंगे आपको। तो इस प्रकार जो पैसे लिए गए थे उस समय, वो सारे अब रिटर्न करने की बात वो अपने आप से कर रहे हैं, क्योंकि लोग खुल करके बोलना शुरू कर दिए हैं, पुलिस स्टेशन जाना शुरू कर दिए हैं कि हमसे तृणमूल कांग्रेस का अमुक व्यक्ति ने इतना इतना पैसा लिया है। नतीजा ये है कि पूरी पार्टी पकड़ में आ जाए, उसका ये प्रियम्प्ट ये शुभेंदु राज की मुनादी है। चंद्रचूड़ जी, नहीं, बिल्कुल है। देखिए,
जब तक सफाई नहीं होगी तब तक विकास भी वहाँ नहीं होगा। तो ये जो करप्शन की, दादागिरी की, हफ्ता असूली की और ध्रुवीकरण की जो राजनीति वहाँ पर की जा रही थी, जो तुष्टीकरण की राजनीति वहाँ की जा रही थी, उन सबको सफाया करना बहुत जरूरी। नई सरकार के लिए ये बहुत आवश्यक है कि इसको जब तक नहीं दरकिनार किया जाएगा, जब तक समेटा नहीं जाएगा, तब तक विकास के फूल वहाँ नहीं खिलेंगे। एक दूसरा, ये बंगाल के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये सिर्फ इसको हम पॉलिटिकल एंगल से ना देखें, भारत की अखंडता के लिए, क्योंकि ये याद रखिए कि अखंड भारत होगा तभी विकसित भारत होगा। और इन दोनों के लिए बहुत जरूरी है कि बंगाल में और असम में इस प्रकार की जो व्यवस्थाएं चल रही थी उसका सफाया हो। और बिल्कुल लालू प्रसाद यादव को ये देखने के बाद लालू प्रसाद यादव को भी बिहार में इस तरीके से निकालना चाहिए कि भाई जिन से मैंने रेलवे में नौकरी लगाने के आधार पर जमीनें ली थी वो आके अपनी जमीनें लेकर जाए, मैं रजिस्ट्री करने को तैयार हूँ। मुझे लगता है कि लालू प्रसाद यादव का थोड़ा सम्मान वापस आएगा अगर वो लोगों की लूटी हुई जमीन और पैसा वापस कर दे। समीर जी, लालू जी को सत्ता से गए, वर्ष बीत गए और सत्ता में आने की कोई उम्मीद नहीं है, तो बिहार तो इससे बहुत आगे निकल चुका है।